हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोहनलाल आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज आप लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा 2025-26 की शानदार प्रश्न पत्रिका में ये पेपर हमारे पास है। और इसमें आपको आज हम आंसर बताएंगे, जो हम आपके आंसर जो आप हल करके आए हैं। तो बारी बारी से सारे प्रश्नों को हल करते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले हमारा अनुभाग 1 है मानसिक परीक्षण। इसे हम शानदार तरीके से हल करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो मानसिक परीक्षण है वो किस प्रकार से इसके प्रश्नों को शानदार तरीके से हल किया गया है। सबसे पहले समझेंगे, इसमें मानसिक परीक्षण में 10 खंड होते हैं। तो पहला भाग है, एक खंड का पहला भाग है। पहले भाग का निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 A, B, C और D 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी न किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओम और उत्तर पत्रिका कि प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा असंगत है। आप कहेंगे ये उल्टा बना हुआ है, ये उल्टा है और ये उल्टा बना हुआ, ये सीधा बना हुआ। तो पहले प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे, इसमें देखो, इसमें देखेंगे ये वृत्त है, ये त्रिभुज है और ये एक वर्ग है। और ये इन तीनों में देखेंगे ये आधे 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 और ये आधे, जबकि ये आधा नहीं है, तो ये भिन्न है तीनों से। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। और दूसरे के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोगों ने सी ऑप्शन किया होगा। इसी आशा के साथ तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इसमें देखो एक त्रिभुज है, इसमें वर्ग है, इसमें 4 भुज है, इसमें भी 4 भुज बना हुआ है, इसमें भी 4 भुज बना हुआ है, लेकिन इसमें त्रिभुज बना हुआ है, तो ये अन्य से भिन्न है। पहला ऑप्शन, तीसरे के लिए पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे प्रश्न के लिए। ये चौथा प्रश्न पहले भाग का अंतिम प्रश्न है। ये देखो, इसमें समकोण बना हुआ है, इसका भी समकोण बना हुआ है और ये भी समकोण बना है, लेकिन ये अधिक कोण बना हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथे प्रश्न के लिए डी ऑप्शन सही है, अन्य से भिन्न है। तो आशा करते हैं इन 4 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही है आप हमें कमेंट के जरिए से बता सकते हैं। अब हमारा ये दूसरा भाग है। दूसरा भाग है कि प्रश्न 5 से 8 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। और उत्तर चित्रों को प्रश्न के समरूप चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया, इसके समान हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो 5वें के लिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल समरूप है। 6वें प्रश्न के लिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जो बिल्कुल समरूप है। और 7वें प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये इसका समरूप है, बी ऑप्शन। और इसी प्रकार हम 8वें प्रश्न के लिए देखेंगे, इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल समरूप है। तो आशा करते हैं दूसरे भाग में आपने चारों प्रश्न शानदार तरीके से अच्छे से हल किए होंगे और समझा होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार देखेंगे अपना तीसरा भाग। तीसरे भाग का निर्देश कह रहा है प्रश्न संख्या 9 से 12 की बाईं ओर एक चित्र दर्शाया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए A, B, C, D पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तित किए प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। आशा करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल किया होगा। तो 9वें प्रश्न के लिए जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन। 10वें प्रश्न के लिए जो बिल्कुल इसमें समरूप बिना आकृति को घुमाए बैठ जाएगा, तो वो है बी ऑप्शन। और 10वें प्रश्न के लिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 11वें प्रश्न के लिए सी ऑप्शन, 10वें प्रश्न के लिए बी ऑप्शन, 11वें प्रश्न के लिए सी ऑप्शन, 12वें प्रश्न के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे 11वें प्रश्न के लिए डी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे 12 प्रश्न हो गए हैं और 12 में किस विद्यार्थी के 12 के 12 प्रश्न पूरे हैं वो हमें कमेंट के जरिए बता सकता है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को श्रृंखला को हल करने के लिए। ये हमारा चौथा भाग है। चौथा भाग कहता है 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए तथा चौथे चित्र के लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न पत्र को श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों को एक चित्र चयन करें जिससे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र की खाली स्थान को प्रस्तावित किया जा सके और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को
पूर्ण रूप से काला करें। तो यहाँ पे 13वें प्रश्न में देखेंगे ये सीरीज बना रहा है, यहाँ पे एक ए बना है, यहाँ पे 2 ए बने, यहाँ पे 3 ए बने, अब चौथे में 4 ए बन जाएंगे। 4 ए किस में बने हैं? सी में बने, तो सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। 14वें में देखेंगे ये वाला यहाँ पे है, फिर ये वाला घुमाया गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला एक बार और घुमाया गया तो यहाँ पे आया, अब की बार घुमाया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे 14वें प्रश्न के लिए हमारा डी ऑप्शन सही है। 15वें प्रश्न की इस सीरीज को देखो कहाँ पे इस प्रकार रखा गया है, फिर इसे इस प्रकार से एक बार लाइन और लाइन घुमा के एक बार लाइन बढ़ाई गई है और इसमें एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और बढ़ेगी, इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस भाग का अंतिम प्रश्न और 16वां प्रश्न आप लोगों के लिए है। यहाँ पे देखेंगे व्रत बना है, राइट हैंड की साइड तरफ एक गोला एक वर्ग बना हुआ है, फिर इसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है तो इसमें 2 व्रत कर दिए गए काले, एक गोला, यहाँ पे 2 वर्ग 2 व्रत, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बिंदु हो जाएंगे, 3 गोले डार्क हो जाएंगे और 2 वर्ग रहेंगे, तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं 16 प्रश्न में आपके 16 नंबर आए होंगे। इसी आशा के साथ जिन बच्चों के 16 में 16 नंबर हैं वो कमेंट के जरिए हमें अपने उत्तर को बताएं। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हुए नजर आएंगे। अगला खंड हमारा है खंड नंबर 5वां, और 5वें प्रश्न को हम पहले निर्देश को शानदार तरीके से पढ़ेंगे। कह रहा है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इस तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे व चौथे चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त सामने वाले वृत्त को काला करें। आइए देखते हैं साथियों इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे इसका अनुपात ये है, देखो त्रिभुज भीतर है, यहाँ पे त्रिभुज बाहर कर दिया गया, ये वर्ग बाहर है, वर्ग को अंदर कर दिया गया। इसी प्रकार हमारा ये व्रत है, व्रत बाहर है और वर्ग अंदर है, तो हम वर्ग को बाहर कर देंगे और व्रत को अंदर कर देंगे। इसके लिए ऑप्शन हमारा ए सही होगा। 18वें के लिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 19वें के लिए भी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 20वें प्रश्न के लिए जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 20वें प्रश्न के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं 20वें प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस बच्चे ने ए ऑप्शन किया, ये गलत है। अब आप बताएंगे 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हैं कमेंट के जरिए। अब हम देखेंगे अगला महत्वपूर्ण भाग हमारा है छठा भाग। कह रहा प्रश्न 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग आयत एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया तथा दूसरे भाग के 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। ए बी सी और डी से दर्शाए गए भाग दाईं ओर चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमआर उत्तर पत्रिका की प्रश्न संगत वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। आशा करते हैं आपको ये निर्देश समझ में आए होंगे। अब इस प्रश्न को हमें देखना है, शानदार तरीके से हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा एक वर्ग है, वर्ग इस प्रकार बना हुआ है, वर्ग को ये भाग काटा गया, तो इसमें कौन सा भाग जो काटा गया जो बिल्कुल सही और फिट बैठेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस आकृति को वर्ग को पूर्ण कर देगा। आशा करते हैं आपका 21वें में बी ऑप्शन सही होगा। 22वें में आप देखेंगे ये ज्यामितीय एक व्रत बना है, व्रत को कटा हुआ भाग आप देखेंगे तो आप कहेंगे बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। इसी प्रकार हमारा 23वां प्रश्न है। 23वें में इस प्रकार से यहाँ पे हम मिला देंगे तो इस प्रकार की आकृति हमारी बन जाएगी ए। 23वें में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा और डी है, तो यहाँ पे देखेंगे ये भाग इस प्रकार है तो उभरा हुआ है और धसा हुआ भाग हमारा इसे पूर्ण करेगा, तो इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं 24 में आपके 24 प्रश्न पूरे आए सही होंगे। इसी आशा के साथ अगले खंड को हल करेंगे। अगला भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी साथी हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला को देखने के लिए और नवोदय विद्यालय या अन्य किसी प्रवेश परीक्षा तैयारी के लिए हमारे वीडियो से जुड़ें और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। आशा करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। अब देखते हैं अगले महत्वपूर्ण निर्देश को। अगला 25 से 28 में बाईं ओर 4 प्रश्न चित्र दर्शाए गए और ए बी सी डी में चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स और वाई के अनुदिश रखे जाने पर
प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर उत्तर पत्रिका में संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा 25वां प्रश्न है, इसमें देखेंगे किस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 25वें के लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि टी उल्टा है, टी परिवर्तित नहीं होगा, बी वैसे ही बना रहेगा और टी और बी में कोई परिवर्तन नहीं होता दर्पण में, तो इसके लिए बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वें प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से ये एक लाइन बनी है और इसमें त्रिभुज, तो इसे हम ये इस प्रकार से पलट जाएगा और आकृति जो बन जाएगी तो हमारी भी आकृति बिल्कुल सेम हो जाएगी। ये दर्पण प्रतिबिंब में बनी होगी क्योंकि हमने आपको सारे प्रश्न इसी प्रकार से हल होते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का आप 27वां प्रश्न देखेंगे, इस प्रकार की आकृति यहाँ से बिल्कुल ये भी पलट जाएगी तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी और 27वें में भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 28वां और अंतिम है दर्पण प्रतिबिंब का, इस प्रकार से ये बहुत ही शानदार इस प्रकार से बनी है, दर्पण प्रतिबिंब में जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी और इस प्रकार की बन जाएगी, तो इसमें इस प्रकार की आकृति बनेगी और इसमें ये बी वाला भाग है जो उल्टा बन जाएगा, इसके लिए भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपके 28 प्रश्न में 28 प्रश्न पूरे ही सही होंगे। जिन बच्चों के 28 में 28 प्रश्न पूरे सही हैं वो हमें कमेंट के जरिए बता सकता है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या को अगला खंड हमारा है प्रश्न खंड नंबर 9वां। प्रश्न की संख्या 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चिन्ह दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े मोड़कर पंच किया गया तथा बाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। कागज के टुकड़े को खोलने पर प्राप्त जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही उत्तर चित्र चुने और उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर के संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। समझेंगे। देखो यहाँ पे दर्शाया गया इस प्रकार से एक त्रिभुज है, त्रिभुजाकार कागज है, कागज को एक बार मोड़ा गया, फिर ऊपर से मोड़ा दिया गया, फिर यहाँ पे एक भाग ये काट दिया गया और यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा दिया गया। ठीक है साथियों, जब इस त्रिभुजाकार पेपर को हम खोलेंगे तो कुछ आकृति हमारी इस प्रकार बन जाएगी क्योंकि ये वाला कटा हुआ भाग इस प्रकार से जाएगा और ये यहाँ पे जो बन जाएगा कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, आइए इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये भाग कटा है, जब ये ऊपर की तरफ खुलेगा तो ये ऐसा कट जाएगा। ठीक है, और जब ये इस प्रकार जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति खुल जाएगी। तो ये हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट होगा। आशा करते हैं 29वें का बी ऑप्शन आपने हल किया होगा। अब चलेंगे 30वें प्रश्न में। 30वें प्रश्न में एक वर्गाकार पेपर है, इसके बाद इस मोड़ा और इस बार फिर इधर मोड़ दिया, इसमें एक भाग इसका काट के और नीचे एक अर्धगोला भी काट दिया गया। तो इसे हम जब खोलेंगे तो फिर किस प्रकार की जो आकृति बनेगी आप समझेंगे क्योंकि इसके यह कार्नर कटा है, यहाँ से ये भी कार्नर कट जाएगा, ये और ये चारों कार्नर कट जाएंगे। यहाँ पे एक वृत्त बना है तो यहाँ पर भी एक पूरा वृत्त बन जाएगा और डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हुए नजर आएंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है, इस यहाँ पे इस प्रकार से इसे इधर काटा गया, फिर से ऊपर घुमा के यहाँ पे काट दिया गया। अब आप देखेंगे जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पर है, जब इसे बाहर लाएंगे तो एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहले इधर नीचे की तरफ आएगा खुल के तो एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ। अब इसे जब इधर खोलेंगे, जब हम इसे इधर खोलेंगे तो एक पास में यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, जिसकी आकृति सेम टू सेम हो जाएगी। तो वो बन जाएगी हमारी आकृति सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं 31वें प्रश्न में आप लोगों ने सी प्रश्न ही हल किया होगा। 32वां प्रश्न बहुत शानदार है, आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब देखेंगे यहाँ पे इसे इधर मोड़ा गया, फिर इसे इधर मोड़ा गया, फिर ये कि यहाँ पे ये ऐसा काट दिया गया और एक बार ऐसा काट दिया गया। हमने इसे हल करने का यहाँ पे प्रयास किया तो इस प्रकार की आकृति कुछ बन के आई है जो कि आकृति हमारी बी है। तो आशा करेंगे बी आपने प्रश्न हल किया। अब हमें कमेंट करके बताएंगे कि 32 में किसके बच्चे के 32 के 32 प्रश्न बिल्कुल सही हैं। और ये हमारा 9वां भाग है। 9वां भाग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नवोदय विद्यालय श्रृंखला का 9वां भाग शानदार तरीके से। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश में कह रहा है प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ABCD 4 उत्तर चित्र चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस उत्तर चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों में बनाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर उत्तर पत्रिका के प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। आइए साथियों चलते हैं और शानदार तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। 33वें प्रश्न में सबसे शानदार जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा ए ऑप्शन 33वें में हो जाएगा। 34वें में हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन।
35वें में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, 36वें में हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। 36वें के लिए बी ऑप्शन सही होगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला को ध्यान से करेंगे हल, और ये अंतिम है। यहाँ पे देखेंगे ये भाग है यस, यस किस में मिल जाएगा, यस मिल जाएगा हमें बी नंबर। 37वें का बी सही है, 38वें का ए सही है, 39वें का बी सही है और 40वें अंतिम का ए ऑप्शन सही है। आशा करते हैं ये 40 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला आपको समझ में आएगी। किन किन बच्चों के 40 में 40 प्रश्न सही हैं तो हमें वो कमेंट के जरिए बताएंगे। करके आए हैं तो इस पे चर्चा करेंगे और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ये भी बताने का प्रयास करेंगे साथियों। तो आइए चलते हैं, सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है और अपने नवोदय की तैयारी को शानदार तरीके से कर सकता है। साथियों पहले प्रश्न को इसमें पूछा गया है, करा एक और गेरा के मध्य कितनी अबाध संख्याएँ हैं। तो आप जानते हैं एक और गेरा के मध्य कितनी अबाध संख्याएँ होती है। तो आप देखेंगे एक के मध्य गेरा के मध्य जो अबाध संख्याएँ वो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये अबाध संख्याएँ हैं एक और गेरा के मध्य, क्योंकि 9 है नहीं, इसके बाद गेरा है 13 है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि एक और गेरा के मध्य कितनी अबाध संख्याएँ कह रहा था साथियों। तो यहाँ पे समझेंगे 2, 3, 5, 7, 4 संख्याएँ अभाज्य हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ पे आपने समझा होगा। ये नवोदय विद्यालय का प्रथम प्रश्न था, 41वां मैथमेटिक्स का 41वां प्रश्न और मैथमेटिक्स का प्रथम प्रश्न, और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का 41वां प्रश्न था। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही निकला वो भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे शानदार तरीके से। ये 42वां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि 999 और 9999 का गुणनफल है। तो 9999 और 9999 का गुणनफल क्या है। तो आइए इसे हम हल करेंगे शानदार तरीके से। पहले हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये प्रश्न हमारा नवोदय विद्यालय का दूसरा प्रश्न मैथमेटिक्स का था, और ये 9999 का 999 में गुणा करना है। तो ये प्रश्न किस प्रकार से सही होगा। तो ये शानदार एक गुणा था, गुणा को हम कर सकते हैं। तो 9 ने 81 की 1 हो जाएगा, 9 ने 81 में जोड़ देंगे 8, तो 81 में 8 जोड़ेंगे, 81 में अगर हम 8 और जोड़ देंगे तो 9, 8 एक 9 हो जाएगा। इसके बाद फिर एक 9 से गुणा करेंगे तो 9 ने 81 में आपकी बार फिर आया था 8, तो फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। आपकी बार यहाँ पे फिर 9 से गुणा करेंगे तो 9 ने 81 और 8 कितना हो जाएगा, 89 होता है। तो 8 एक 9 और 89, तो यहाँ पे एक का गुणनखंड इस प्रकार से गुणा करेंगे तो 99 से करेंगे, फिर आएगा 1, 9, फिर 9, फिर 9 और फिर 8, फिर 1 का 9 से गुणा करेंगे, फिर आएगा यहाँ पे 1, फिर 9, फिर 9, फिर 9, फिर 8। तो इस प्रकार से इसे हम ऐड कर देंगे तो 1 0 यहाँ पे आएगा, 9 दूनी 18, 1 19 और 1 20 आ जाएगा। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएंगे, 9 3 27, 28 29 हो जाएगा। 29 के बाद हासिल फिर 2 हो जाएंगी, तो 9 3 27 और 1 28 की 8 हो जाएगी, हासिल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल फिर 1 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 99 89 001 आंसर इसका सही होगा, जो कि 99 89 001 सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो ये इसका प्रश्न बिल्कुल सही था। तो आप आशा करेंगे इसका जो गुणनफल पूछ रहा था, तो इसके लिए हमारा ये नवोदय विद्यालय का हमारे पास शानदार प्रश्न श्रृंखला है। तो जो भी साथी जुड़े हैं तो देख सकते हैं, ये नवोदय विद्यालय जो 13 दिसंबर को परीक्षा थी उसका ये हमारे पास पेपर है। ठीक है, तो समझते हैं सभी साथी जो भी जुड़े हुए हैं जुड़े रहेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न आया था वो हमने आपको समझाया, अब दूसरे प्रश्न को हम शानदार तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो 1 गुणे 1 आएगा, इसका भी गुणनफल 1 ही आएगा, जितने बार में ये भी हम 1 का गुण। अब यहाँ पे देखते हैं साथियों कि कह रहा है कि 0.6 तथा 0.06 का गुणनफल है। तो 0.2 धन गुणे 0.03 करेंगे, क्या करेंगे 0.2 गुणे 0.03 का गुणा करना है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा समझते हैं। देखो सबसे पहले 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 इसका और कितने अंक के बाद है, देखो 1 2 3 अंक के बाद गुणा, तो यहाँ पे 6 आया तो 2 अंक और 0 के बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा साथियों, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। ठीक है, जो भी साथी नवोदय विद्यालय का जिन्होंने पेपर दिया है और जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। अब हम अगला देखेंगे 64वें प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। 64वां प्रश्न कह रहा है 44वां प्रश्न कह रहा है कि 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है। 64 के जो सभी गुणनखंड हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखो
दो तरीके के गुणनखंड होते हैं 64 के सभी गुणनखंड। देखो एक तो वो होता है अभाज्य गुणनखंड, हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, और एक होते हैं खाली गुणनखंड। तो यहाँ पे प्रश्न में बताया गया है गुणनखंड के बारे में। अब आप अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य गुणनखंड होते हैं जो 2, 3, 5 और 7 11 से काटे जाएँ, ठीक है, तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और 64 के गुणनखंड क्या होंगे तो देखेंगे। 64 के गुणनखंड की बात की गई है तो 64 2 से कट जाएगा, 64 2 से कट जाएगा, ठीक है, 64 1 से कट जाएगा, 64, ठीक है। यहाँ पे देखो 32 आएगा, 32 गुणे 2 आ जाएगा, ये 64 आ जाता है, 32 दूना 64, ठीक है। तो यहाँ पे 16 गुणे 4 आ जाएगा, 16 चक्कू 64 होता है। इसके बाद 8 आ जाएगा, 8 8 64 होता है। तो इस प्रकार से 64 के जो 64 के गुणनखंड हैं वो क्या आएंगे, खुद स्वयं 64, इसके बाद 32, इसके बाद 16, इसके बाद 8, इसके बाद 4, इसके बाद 2, 2 के बाद 1। तो ये 64 के गुणनखंड होंगे, ठीक है। इन गुणनखंडों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो इनका योग आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 2 6 6 12 12 8 20 20 4 24 और 25 26 1 27 की 7 हासिल लगे 2 2 6 2 8 9 10 11 1 12, कितना आया 127। तो इसका जो आंसर सही होगा साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और 127 44वें प्रश्न के लिए 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल 127 होगा और सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आप लोगों ने सही से हल किया होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न को, कह रहा है 20 और 30 का सबसे बड़ा 20 और 30 में सबसे बड़ा, कह रहा है कि 20 और 30 का सबसे बड़ा सर्वांश गुणनखंड है। तो 20 और 30 का सबसे बड़ा सर्वांश गुणनखंड साथियों क्या होगा उसे समझने का हम प्रयास करेंगे और समझेंगे। तो 20 और 30 का सर्वांश गुणनखंड जो होगा वो, इसमें सर्वांश मतलब होता है साथियों मासा, क्या होता है मासा, क्योंकि वो पूछा कि सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है तो आप यहाँ पे निकालेंगे मासा। तो 20 और 30 का मासा निकालेंगे, कितना निकलेगा 20 का 30 का मासा यदि हम निकालने बैठेंगे तो दोनों 2 से कट जाएंगे। देखो 2 का होता है 20 के गुणनखंड होते हैं 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, तो ये आ गया। इसी प्रकार से 30 के निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले आएगा 2 15 फिर 3 और फिर 5। तो ये भैया नवोदय विद्यालय क्लास 6 का प्रिपरेशन का पेपर है हमारे पास और इसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। जो आंसर की अपना बनाना चाहते हैं, जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी उसका ये मेरे पास पेपर है और इसका जो हिंदी का मैथमेटिक्स का भाग है उस भाग को हम लोग शानदार तरीके से हल कर रहे हैं। तो अब जो बच्चों ने प्रश्न दिया है पेपर, वो अपना आंसर की को सही से कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही था कौन सा ऑप्शन गलत था तो वो समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे 13 दिसंबर को इसका पेपर था, तो यहाँ पे समझेंगे तो इसमें जो हमारा आएगा मासा, इसका जो मासा आ जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 लिख लेंगे, 5 मिल रहा है तो 5 लिख लेंगे, तो मासा इसका 10 आ जाएगा। और इसका जो सर्वांश गुणनखंड होगा तो वो 10 हो जाएगा और सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को, ये है निम्नलिखित को सरल करने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये धन है और ये धन है, ये धन है और ये ऋण है, तो समान सिंबल वालों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। समान सिंबल वाले भागों को हम जोड़ेंगे तो समान सिंबल में आप देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं दी हैं। पहले दिया है 6.082, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि दशमलव के अंक इधर वाला और दशमलव के अंक वाला इधर वाला। देखो यहाँ पे लिखा है 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 मतलब 60, दशमलव लग जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे को देखेंगे, तीसरा है जो हमारा 6 है तो 608.2 हो जाएगा, 608.2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला दिया है लेकिन माइनस, इतना जोड़ेंगे पहले, इतना जोड़ के, और ये माइनस का सिंबल है तो इसे हम घटा देंगे, ठीक है। चलिए तो जिसके अंत में कुछ नहीं है यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये हमारा योग है, ठीक है। तो 2 यहाँ लिख जाएगा, 8 और 2 10 की 0 हो जाएगा। हासिल हमारा हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा हासिल 8 और 1 2 10 हासिल लग जाएगा 1, 8 2 10 और 1 11, 8 2 10 और 1 11 हासिल वाला हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 8 6 14 और 1 15 की 5, हासिल फिर 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा और ये 675.102 इसका ये आया। अब कह रहा है यहाँ पे कि इसको घटाना है, इसको 0.6082 को माइनस 0.608
82 को घटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, तो यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पे होगा 10, 10 से 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 2, 10 से 2 जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ पे बचा दाई, यहाँ से लिया यहाँ कितना हुआ 9 और यहाँ कितना हो गया 10 और एक था पहले 11, 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेगा, 8 3 11 होता है, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे बचा 0, यहाँ से लिया दाई, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 6 जाएगा 4 बच जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, 674.4938 इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ये प्रश्न श्रृंखला 46वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और जिन बच्चों ने नवोदय प्रश्न पत्र किया है हल और पेपर दिया है तो उनका ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक हम लोगों ने 6 प्रश्न किए हैं और 6 प्रश्नों में आपके कितने मार्क हो आए हैं तो वो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच्चों लोगों कह रहा था कि जो किस प्रकार से हल किया है, यहाँ पे साधारण गुणा था कि 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 बराबर है, तो वो किसके बराबर है। तो यहाँ पे आप करेंगे, देखो 1 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो गुणनफल हमेशा 1 ही आएगा। देखो एक संख्या का कितनी बार भी, लेकिन यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक 1 अंक 1 है, तो यहाँ पे तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो हम क्या करेंगे 2 0 बढ़ाकर और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो ये आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन सही करेगा, ये ऑप्शन सही कर देगा। तो आशा करते हैं आप लोगों ने 47वें प्रश्न के लिए जो ऑप्शन हल किया होगा वो भी ऑप्शन सही किया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा 48वां है और 48वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2/3 में भागे 3/2 में गुणे 2 में धन 3/4 बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन के जरिए समझेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3/2 और भाग का निशान लगाएंगे, फिर 3/2 फिर गुणे का निशान लगाएंगे 2, फिर धन का निशान लगाएंगे और 3/2 लगाएंगे। साथियों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले साथियों हम इसमें बोर्ड मास नियम का यूज करेंगे। कौन से, बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम साथियों क्या कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को, हाफ को, फिर डिवाइडेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्सेप्शन और फिर सबसे बाद में सब्सट्रैक्शन करना होता है, मतलब सबसे बाद में घटाना होता है। ठीक है, तो बोर्ड मास नियम यही कहता है। यहाँ पे बोर्ड मास नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम डिवाइडेशन को हल करेंगे, ब्रैकेट है नहीं हाफ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइडेशन को हल करेंगे। और डिवाइडेशन को हल करने में भाग का निशान है तो 3/2 है और यहाँ पे एक गुणा करेंगे तो भाग में जो भिन्न होती है वो पलट जाती है। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा और फिर यहाँ पे गुणा 2 कर लेंगे और यहाँ पे धन का 3/2 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस भाग को हम हल करेंगे। इस भाग में 2 से 2 को काट देंगे और 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और धन 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसे जोड़ना है तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा 7/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका हम लोग कहेंगे साथियों, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ तक बच्चे को समझ में आया होगा। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 999/1000 का दशमलव रूप है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 999 और बटे में 1000 है, तब यदि हमें 1000 से 999 में भाग देंगे तो क्या होगा, जितने हमारे एक के बाद जितने जीरो हैं ऊपर उतने अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे और हमारा आंसर हल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे मतलब 0.999 इसका राइट आंसर होगा। तो ये वाला जो है 0.9993 सी इस ऑप्शन इसका राइट होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न श्रृंखला में जो जिन्होंने पेपर दिया है सी ऑप्शन किया होगा। साथियों चलते हैं 50वें प्रश्न की तरफ और 50वां प्रश्न जो हमारा है बहुत शानदार है। क्या कह रहा है कि ये 0.238 भिन्न के रूप में है। ये भिन्न के रूप में है तो हमें क्या करना है सॉरी ये दशमलव के रूप में है और इसे हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो दशमलव को हम भिन्न के रूप में व्यक्त करने पे सबसे पहले लिखेंगे 0.238। ठीक है, इतना दिया है। अब इसे हमें भिन्न के रूप में बदलना है तो क्या करेंगे 238 को बटे कर लेंगे और एक लिखने के बाद जितने ऊपर दशमलव है उतने यहाँ पे 0 रख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इसे थोड़ा हल करेंगे। इसके अंत में 8 है, इसके अंत में 0, 2 से कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 500 और इसे काट देंगे तो 2 1 2 और 2 6 12, 2 1 2 फिर भी 2 1 2 एक यहाँ बचेगा 2 9 18। ठीक है, तो कितना आएगा 119/500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसके लिए सभी लोग बताएंगे सही होगा, तो कहेंगे कि सी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50वें प्रश्न के लिए जिन बच्चों ने ए ऑप्शन हल किया है तो वो उनका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर
में बदलने पर प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर हम लोग इसे हल करेंगे कैसे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर है और मीटर स्क्वायर है, मात्रकों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या है, मात्रकों में सिर्फ ये क्या है, सेंटीमीटर और ये मीटर बनना है, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, और स्क्वायर दोनों में लगा हुआ, तो स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। स्क्वायर में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना। और 100 सेंटीमीटर साथियों होता है, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं यहाँ पर आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, अधिकतर बच्चों ने इसे गलत भी किया है। ये बच्चा जो ये पेपर है जिसका वो कराया 0.01 मीटर स्क्वायर, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं 51वां प्रश्न भी जिन बच्चों ने सी ऑप्शन हल लगाया है उनका बिल्कुल सही होगा। अब चलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें जो है सारे प्रश्नों को पूरा हल करते हुए आपको दिखाई देंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। अब हम देखेंगे कि रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः, एक रेलगाड़ी है जो कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर साया 3:30 पर पहुंच जाती है। यात्रा का समय क्या है? आइए इस प्रश्न को भी हम शानदार तरीके से हल करेंगे, और इसमें यात्रा का जो समय है उसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जो समय दिया है वो 10:45 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद ये चलने का समय है भैया, चलने का समय, ठीक है। और ये पहुँचने का समय जो है, पहुँचने का समय क्या है, 3:30, समझो 3:30 बजे वो पहुँचा। तो अब इसे कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है कि हम 12 से 10.45 को घटाएंगे, 10.45 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कैसे आएगा, देखो क्या होता है, 12 से जब 12 यहाँ पे जब घंटा इधर जाएगा तो मिनट हो जाएगा, तो यहाँ से 1 घंटा इधर जाएगा तो मिनट हो जाएगा, तो क्या मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 60 मिनट हो जाएंगे। अब 60 से 45 जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे बचा है 5, 15 मिनट बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 12 था, और 12 में से 1 चला गया तो कितना बचा, 11, और 11 का मतलब यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, और 0 से 0 कट गया, ठीक है। तो 1 घंटा 15 मिनट लगे तुम्हें 12 बजे तक, 12 बजे तक कितना समय लगा, 1 घंटे 15 मिनट लगे, ठीक है। अब इसके बाद वो पहुंचा है 3:30 पर, कितने बजे, 3:30 पे पहुंचा है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने में समय निकल आएगा, तो 5 से 5 आ जाएगा, और 3 और 1 4 आ जाएगा, और 3 और 1 4 आ जाएगा। तो 4 घंटे 45 मिनट उसे टोटल समय लगा है साथियों। तो इसके लिए जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा 4 घंटे 45 मिनट, बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आए थे। बच्चा बहुत छोटे होते हैं, छोटे बच्चों को समझने के लिए थोड़ा फेर है। तो साथियों, यदि आप नवोदय विद्यालय या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, RMS, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बच्चे को सजेस्ट करें। जो भी भाई बंधु हमारे साथ जुड़े हैं तो वो बच्चे को सजेस्ट कर सकते हैं, और अपने बच्चे की तैयारी नवोदय विद्यालय, सैनिक पब्लिक स्कूल, RMS, विद्या ज्ञान पब्लिक स्कूल की तैयारी को शानदार तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर करा सकते हैं। तो सभी साथी जो जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। तो इस 52वें प्रश्न के लिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एक व्यंजक दिया गया है, 58,394 में -86, फिर -86 में इक्वल टू x गुणे 86 है। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे और इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम शानदार तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले लिखा है कि 58,394 सबसे पहले दिया है, फिर माइनस का निशान लगा है, 86 लिखा है, फिर माइनस का निशान लगा है, फिर 86 लगा है, लिखा है, और इक्वल टू में यहाँ पे एक खाली स्थान छोड़ा गया और गुणे का निशान लगाया गया है, कितना, और इसके गुणे के निशान में ये क्लास 6 की परीक्षा का पेपर है जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसका ये पेपर मेरे हाथ में अभी है। और इसमें जो बच्चे अपना तैयारी किए थे और जो पेपर दे के आए हैं, तो वो अपने यहाँ पे अच्छी तरीके से किस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है तो वो यहाँ से जान सकते हैं। तो इसका हम लाइव सेशन चला रहे हैं, तो साथियों जुड़े रहेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आपके बच्चे ने क्या परीक्षा दी है और उसका क्या प्राप्तांक होगा मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे इस प्रकार का ये प्रश्न दिया है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न दिया है और यहाँ पे एक खाली स्थान छोड़ा गया है और खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो हम मान लेंगे कि खाली स्थान पे हमारा x है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। देखो कैसे निकलता है x का मान यहाँ पे, तो समझो सबसे पहले यहाँ पे -86 है और -86 है। इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले हल कर दो। देखो यहाँ पे समान सिंबल के 2 हैं, इन समान सिंबल वालों को हम जोड़ लेते हैं, लेकिन निशान नहीं बदलेगा, रहेगा माइनस का है। तो क्या करेंगे, 5
58,394 को ऐसे लिखेंगे और माइनस का निशान तो नहीं बदलेगा और इसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 और 6 12 हो जाएंगे, 12 की 2 हो जाएगा, हासिल हमारा 1 लग जाएगा, 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, मतलब 172 आ जाएगा, लेकिन निशान नहीं बदलेगा तो माइनस करेगा। यहाँ पर जो हमारा होगा x गुणे 86 हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे हमारे प्रश्न में 86 ही दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना आप लोगों ने कर लिया तो यहाँ पे देखो जब गुणे में होती है कोई चीज़ गुणे में तो ये यहाँ पे इस साइड में बटे में आ जाती है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, x बराबर 58,394 में माइनस 172 और बटे 86, तो इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, सभी भाइयों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे और ये वाला भाग जो यहाँ पे होगा वो ऑप्शन में आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ से इसे घटाएंगे तो 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 4 से 2 जाएगा तो बच जाएगा 2 और 9 है और 7 है, 9 से 7 जाएगा कितना बच जाएगा 2, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ 3 है, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पे भी बच जाएगा 2, 8 ऐसे ही रहेगा और 5 ऐसे ही रहेगा, 58,222 आया और बटे में आ जाएगा 86। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 6, तो दोनों में 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 चाकू 8 और 2 3 6, इसे भी 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 और 1 दूने 18, 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 2, तो यहाँ पे जो वो आएगा तो आएगा 29,111 बटे 43। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम साधारण भाग कर लेंगे, तो यहाँ पे हम भाग करेंगे, आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। 29,111 है और भाग हमें 43 से देना है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को छोड़ देंगे और 4 को और 29 को लेंगे, ठीक है, पाड़ा पड़ेंगे कि 4 का 29 से ज़्यादा ना हो, तो 4 को 16, 4 5 20, 4 24, 4 7 28, अगर हम 28 का पढ़ देंगे तो ये 29 पासे में, तो हम 1 कम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 का भी गुणा करना पड़ेगा, जब गुणा करेंगे तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक, तो 6 लिखेंगे, 6 यहाँ 18, 18 की यहाँ पे 8 लिख लेंगे, हासिल हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 जो हासिल था उसे हम 25 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसे घटाएंगे, क्योंकि जो हमारा घटाने के बाद जो बचे वो 43 से कम संख्या आए, तो हमारा ये प्रश्न सही हो जाएगा, मतलब ये भाग है वो सही रहेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे 11, यहाँ से 11 लिए 11, 11 से 3 8 गए तो हमारे 3 बच गए, 8 3 11 होता है ना, तो ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा बचा है 8, 8 से 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा और यहाँ से 0, ठीक है, 1 का उतारा ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 331। अब इसी प्रकार देखो इसे थोड़ा और हल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हम 33 लेंगे और 33 का 4 में करेंगे तो 4 7 28, 4 8 32, 8 बार करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। 32 और 33 में सिर्फ 1 का फर्क है, क्योंकि और हमें यहाँ पे 3 भी है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 1 कम पढ़ेंगे, 1 कम पढ़ेंगे मतलब 7 बार पढ़ेंगे, 8 बार ना पढ़कर हम 7 बार पढ़ेंगे। तो हम 7 को गुणा 3 में करेंगे, 7 यहाँ 21 की 1 आ जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, ठीक है, और 7 चौक 28 में 2 जोड़ देंगे 29 30 आ जाएगा, यहाँ पर 301 आ जाएगा। तो और इसे हम घटा देंगे, घटाएंगे तो 1 से 1 जाएगा 0 और हम 3 को ऐसे ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और 1 का उतारा ले लेंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारा 301 आ गया, अभी यहाँ पे 301 हमने पहले किया था, तो 7 यहाँ पे रख देंगे और 301 यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन आ जाएगा वो 677 आ जाएगा साथियों, ठीक है, और 677 इसका ऑप्शन कौन सा सही है, आप कहेंगे ए ऑप्शन इसका। यहाँ पे देखेंगे तो 677 में ए ऑप्शन सही है। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और इसका जो हल करने का तरीका था वो भी समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि देखो एक डिब्बे में 500 अंडे थे, कितने अंडे थे, एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उसका 3/25 भाग टूटा हुआ है, निकला 3/25 भाग टूटा होने तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। कितने, कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या क्या है साथियों। इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे सत्यम यादव जी आपका स्वागत है। अब वो क्या कह रहा है कि टूटे हुए जो अंडे रखने, यहाँ इसने 440 कर दिया है, लेकिन आंसर निकालेंगे, लेकिन इसका ये प्रश्न गलत है क्योंकि 440 इसका आंसर नहीं होगा। चलते हैं इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझेंगे ये किस प्रकार से प्रश्न हल होगा, क्योंकि ये जो बच्चा हमारे साथ है उसने इस प्रश्न को गलत कर दिया है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग शानदार तरीके से हल करेंगे और इस प्रश्न का सही आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथियों डिब्बे में कुल अंडे कितने हैं, लिखेंगे डिब्बे में कुल अंडे हैं 500, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 3/25 भाग इसका टूट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे टूटे हुए अंडे बराबर, तो टूटे हुए अंडे निकाल लेंगे, तो टूटे हुए अंडे बराबर हो जाएंगे, कितने भाग टूटा है, 3/25 भाग टूटा है, किसका, 500 का, 3/25 भाग 500 का टूट गया। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसे हम हल करेंगे, कितना भाग टूटा निकल गया, 25 एकन 25, 25 दूना 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 20 बराबर 60 अंडे बेटा टूट गए, ठीक है,
60 अंडे टूट गए। कोई बात नहीं, 60 अंडे इसके टूट गए। अब वो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है, सवाल यहाँ पे कह रहा है टूटे निकल गए तथा कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। मतलब कुल का मतलब 500 का 1/5 भाग। यहाँ पे क्या हुआ है कि टूटे अंडे जो थे वो 500, बच्चों ने क्या किया है, यहाँ में 500 से 60 को घटा दिया और ये 440 आ गया और 440 ही इसके राइट आंसर मान लिया। लेकिन ये 440 इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है वो कह रहा है कि कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, तो मेहमानों वाला भाग हमें निकालना होगा। तो कुल का कह रहा है ना, बचे हुए का नहीं कह रहा है। यदि बचे हुए का कहता, यहाँ पे कहता कि बचे हुए में 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, तो हम क्या करते 440 का निकालते, लेकिन वो कुल की बात कर रहा है ना, कुल की। नमन पटेल आपका स्वागत है। यदि वो कुल की बात कर रहा है तो कुल मतलब 500 का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है। 500 का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखना है, तो कितने अंडे, 100 अंडे। 100 अंडे मेहमानों के लिए रखने हैं, 100 अंडे मेहमानों के लिए रखने हैं और 60 अंडे टूट गए, तो कितने अंडे सारे निकल गए, 160 अंडे निकल गए। देखो 100 और प्लस यहाँ पे 60 कर देंगे तो 160 अंडे उसने निकाल दिए। किसमें से, 500 में से 160 अंडे निकल जाएंगे तो 340 अंडे शेष रह जाएंगे, जो उसके यूज करने के लिए है। ठीक है, जो उसके यूज करने के लिए हैं। आप समझते हैं। नवनीत यादव जी आपका स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। कल आप हमारे साथ जुड़े थे, कल भी और आज भी आपका स्वागत है। ठीक है, और इस प्रश्न को जो थोड़ा लेट हो गए आप आधे घंटे, कोई बात नहीं, यहाँ तक हम पहुँचे हैं। 54वां प्रश्न हल कर रहे हैं, मतलब 14वां प्रश्न हम हल कर रहे हैं और इसमें 340 अंडे टूटे निकले, मतलब जो उसके यूज करने के हैं। गुड मॉर्निंग बीरू कुमार जी, ठीक है, आपको भी गुड मॉर्निंग। और इस प्रश्न को शानदार तरीके से हम लोगों ने हल किया और यहाँ पे जो बिल्कुल राइट आंसर आया वो 340 आया, लेकिन बच्चों ने 440 किया है, वो गलत ऑप्शन था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रश्नों को जो तरीका था वो यहाँ से सिर्फ इस वाली कंडीशन को हल किया और इस वाली कंडीशन को हल नहीं किया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, समझेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार ने 200 रुपये की एक दीवार घड़ी खरीदी। कितने की खरीदी, 200 रुपये की खरीदी, उसे 40 रुपये के लाभ के साथ बेच दिया, तो दीवार की घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत साधारण सवाल है, क्रय मूल्य धन प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है, इसका 240 आंसर बिल्कुल सही होगा। बहुत छोटा सा सवाल था, आशा करते हैं आपको समझ में आया। अब कह रहा है एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपनी दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्च कर दिए। उसने ये सेब कुल 2236 में बेचे, उसने कितने लाभ अर्जित किया। तो कितना लाभ यहाँ पे अर्जित किया उसके बारे में वो पूछ रहा है। आइए चलते हैं, इस प्रश्न को भी थोड़ा हल करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उसने 1500 रुपये में फल खरीदे, कितने में खरीदे हैं, 1500 रुपये में खरीदे, और उसमें वो वहाँ से लाया, मतलब मंडी से जब वो लाया तब उसके 100 रुपये और खर्च हो गए। ये पेपर भैया नवोदय विद्यालय क्लास 6 का पेपर है, जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई थी, मतलब परसों परीक्षा हुई थी। उसकी आंसर की हम बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। जिन बच्चों ने नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा दी है उनके लिए ये प्रश्न था। हम यहाँ पे नवोदय विद्यालय क्लास 6 की इस प्लेटफॉर्म पे तैयारी कराते हैं, तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत शानदार है, कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा का है। तो भैया पूछ रहे थे तो उन्हें बताने का हमने, नमन पटेल ने पूछा था तो हमने उन्हें बताने का प्रयास किया। चलिए चलते हैं, अपने बचे हुए भाग को हल करेंगे और अंत तक जाएंगे। सभी साथी जो जुड़े हैं वो जुड़े रहेंगे और हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएंगे। चलिए, अब इसमें वो 100 रुपये खर्च कर देता है, उसे लाने में 100 रुपये खर्च करता है, तो उसका कुल खर्चा जो हुआ वो कितना हो गया, कुल खर्चा उसका हो गया 1600 रुपये। ठीक है, 1600 रुपये उसने कुल खर्च कर दिए, लेकिन उसने बेच दिया 2236 रुपये का। कितने का, 2236 रुपये ने उसने विक्रय कर दिया, 2236 रुपये का विक्रय कर दिया। अब हमें भाई करना क्या है कि इसको 1600 को 2236 से घटाएंगे, लाभ निकल आएगा, तो 1600 को घटा देंगे यहाँ से, तो 36 तो ऐसे रहेगा और यहाँ से लेंगे दाई, यहाँ पे होगा 12 से 6 जाएंगे, 636 उसे लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो 636 उसे लाभ मिल जाएगा और इसका जो ऑप्शन सही होगा तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न शानदार तरीके से भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये नवोदय विद्यालय की तैयारी में अगला प्रश्न बहुत ही शानदार होगा और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और यदि देखना है तो अब तक इस प्रश्न में जुड़े रहें, समझने का प्रयास करें, सजेस्ट करें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर है उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योग 63 है, तो पांचवी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो परिमाप है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, और 4 भुजाओं का जो योग है वो 63 सेंटीमीटर, तो पांचवी भुजा क्या होगी उसे जानना है। आइए चलते हैं पांचवी भुजा को
पांचवी भुजा का जो आंसर है वो निकालेंगे। पांचवी भुजा क्या कह रही है यहाँ पर जब आप देखेंगे तो पांचवी भुजा सबसे पहले 5 भुजाओं का योग है वो निकालेंगे। 5 भुजाओं का योग, 5 भुजाओं का योग भैया यहाँ पे 80 दिया है, क्योंकि जो हमारा परिमाप होता है वो भुजाओं का योग ही होता है। ठीक है, जो परिमाप होता है वो भुजाओं का योग ही होता है। और 4 भुजाओं का योग यहाँ पे दिया है 63। तो आखिरी जो भुजा हमारी बची तो इसमें से इसे घटा देंगे, पांचवी भुजा निकल आएगी। तो यहाँ पे 10 से 3 जाएगा 7 बच जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 से 6 जाएगा 1 बच जाएगा। तो 17 सेंटीमीटर पांचवी भुजा होगी। ठीक है, कितनी भुजा होगी? पांचवी भुजा 17 सेंटीमीटर होगी। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस बच्चे ने भी ये प्रश्न सही तरीके से किया। चलेंगे समझेंगे। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है किसके बराबर होता है? एक समकोण के बराबर होता है, 2 समकोण के बराबर होता है, 3 समकोण के बराबर होता है कि 4 समकोण के बराबर होता है? तो आप देखेंगे एक संपूर्ण कोण होता है 308 अंश का, 360 अंश का एक संपूर्ण कोण होता है जिसमें 4 समकोण बन जाएंगे, क्योंकि हम 360 से 4 का भाग दे देंगे तो समकोण मतलब 90 अंश का होता है, और 90 अंश 4 90 अंश बन जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। कह रहा है एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। एक आयत के सभी अंतःकोण, देखो आयत इस प्रकार का कुछ होता है, इस प्रकार के आयत हम लोग बनाते हैं जिसकी 2 आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर, उसे हम कहते हैं आयत। तो यहाँ पर ये 90 अंश है और ये 90 अंश है, ये 90 अंश है और ये 90 अंश है। तो ये हमारा 360 अंश के अंतःकोणों का योग होता है। कितना? 360 अंश। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये आज का अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न हम बहुत शानदार तरीके से समझाएंगे। कह रहा है कि 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ में दर्शाया गया है, और दंड ग्राफ से उस परिवार की संख्या जिसमें कोई बच्चा नहीं है वो कितने हैं। कितने ऐसे परिवार हैं जिसमें कोई बच्चा नहीं है, तो वो हमें बताना है। यहाँ पे देखेंगे ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, 45 ये ग्राफ दिया है, और यहाँ पर ये बच्चों की संख्या दी है। तो वो कह रहा है यहाँ से कितने टोटल परिवार हैं हमारे? 115। ये हमने यहाँ पे पहले से हल कर रखा है। देखो टोटल परिवार यहाँ पे हमारा कितना है? 115 टोटल परिवार है। ठीक है, टोटल परिवारों की संख्या हमारे पास 115 है। ठीक है, और ये जो हमारे बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे ये हैं, 20 ये, 20 5 25 हो गए, 25 और 30 ये हैं, 30 30 60 हो गए, 20 और 30 30 20 50 हो गए। और यहाँ पर ये कितने हैं? ये यहाँ पे 35 हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे कितने कितने परिवारों में बच्चे हैं। 5 15 20, 20 20 40, 40 30 70, 70 और 35 105। कितने? 105 बच्चे, 105 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 105 बच्चे हैं। 105 परिवारों के पास बच्चे हैं, जबकि कुल परिवार कितने हैं? 115 परिवार हैं। 115 परिवार, ये कह रहा है 115 परिवार हैं, 105 परिवारों में बच्चे हैं। तो कितने परिवारों में बच्चे नहीं है? तो यहाँ देखेंगे 5 से 5 जाएगा 0 0, और यहाँ पे कितना बचा? 1 1 से 1 ऐसे 10। कितने? 10 परिवारों में बच्चे नहीं हैं। तो इसके लिए इस बच्चे ने 40 लगाया है। ठीक है, तो 115 में 105 बच्चे, मतलब 105 परिवारों के पास बच्चे हैं, लेकिन बच्चे नहीं है सिर्फ किसके? सिर्फ नहीं है तो 10 परिवारों में बच्चे नहीं हैं। तो इसके लिए ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। 105 से 115 से 105 हमने घटाया और इसका 10 आंसर निकाल के लाए हैं। यही है इसका अंतिम प्रश्न था मैथमेटिक्स का। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जो भी साथी हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़े उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये हमारा कैसे किया, देखो आप देखो समझो। यहाँ पे 5 बच्चे हैं, ये 5 हैं, देखो 5 वाला है, ये 20 वाला है, 15 5 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए। यहाँ पे 5 बच्चे ये हैं और ये 20 हैं, 20 5 25 हो गए, 25 30 30 बच्चे ये हैं, 35 बच्चे ये हैं। तो ये हो गए 65 और ये हो गए 65। देखो यहाँ पे ये 35 हैं। कैसे किया तो देखो, यहाँ पे 35 वाला निशान लगा लो, यहाँ पे कितने आ गए? 30 वाला ये निशान लगा लो, और यहाँ पे 20 वाला लगा लो। 20 के बाद इसे 5 लगा लो, 4 ही हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। अच्छा ये गलत हो गया, 10 और ये बचा 1, तो 3 3 90 हुए। ओह सॉरी गलत है, यहाँ पे 90 आया, और 90 115 से हम यदि 90 घटा देंगे तो आ जाएगा 25। सॉरी ये नहीं है, इसका 25 ऑप्शन सही है। ठीक।
ठीक है, 25 ऑप्शन सही है। इसका अंतिम प्रश्न 25 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे 90 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं और 15 वो 10 ही है, 25 बच्चे, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हमसे भी मिस्टेक हो गया इसके जोड़ने में। तो यहाँ पे 20, 30, 35 और 5 चार ही परिवार हैं जिसमें बच्चे हैं, पांचवा परिवार नहीं था, इसलिए ये जो ऑप्शन ए नहीं, सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो वीरू कुमार ने पूछा था कैसे किया, तो उन्होंने जब पूछा तो हमने इसे दोबारा रिवाइज किया, क्योंकि यहाँ पे हल किया गया था, तो यहाँ पे जो निकला है तो 25 निकला था, लेकिन जब हमने इसे कल हल किया था तो यहाँ पे 25 आंसर आया, और यहाँ पे जो कल हल किया था तो 25 आंसर इसका आया। तो अभी हमने इसे हल करने का यहाँ पे प्रयास किया तो थोड़ा यहाँ पे जोड़ने में गलत हो गया था, शायद हमने सोचा हो कि कल इसका ये आंसर गलत हुआ हो, तो इसलिए 10 आया, 10 ऑप्शन था। तो लेकिन इसका जो योग था वो 90 था, क्योंकि कल हम लोगों ने इसे शाम को हल किया था इस प्रश्न को, तो समझ में आया था कि सी ऑप्शन इसका सही था। आशा करते हैं आप लोगों के ने भी सी ऑप्शन ही सही किया होगा। तो अब ये अंतिम प्रश्न था इसका, इसमें 20 प्रश्न ही आते हैं और ये 60वां प्रश्न इसका लास्ट प्रश्न था। इसके बाद इसमें भाषा परीक्षण आती है और ये भी आती है 20 अंक की। यहाँ पे आप देखेंगे ये खंड तीसरा है भाषा परीक्षण का, और भाषा परीक्षण में अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद को यहाँ पे पढ़ाया जाता है बारी बारी से, और इसके 5-5 उत्तर होते हैं, तो यहाँ पे उत्तर दिया जाता है। तो ये हमने खंड सिर्फ दूसरा हल किया था साथियों। इसका पहला खंड भी बहुत शानदार होता है, ये प्रश्न है यहाँ पे, और इसका ये खंड पहला भाग है। यहाँ पे इस प्रकार का कुछ पेपर आता है, आप लोग देख रहे होंगे, और इस पेपर में हमने एक वीडियो बना के डालेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। इसके खंड को, ये मानसिक परीक्षण जो होता है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1 होता है, जो कि 40 प्रश्नों का होता है और 50 नंबरों का होता है। ठीक है, एक इसमें प्रत्येक प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। तो यहाँ से इसका हमने वीडियो बनाया है, इसका वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे हमारे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शानदार जो इस प्रकार का ये प्रश्न बहुत ही शानदार होता है। तो जो भी साथी नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं और जिनके बच्चे 3, 4 और 4 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ने वाले हैं, तो वो नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएं। और आपका बच्चा यदि नवोदय प्रवेश परीक्षा पास कर गया तो उसमें जो परीक्षा के बाद वो स्कूल मिलता है नवोदय विद्यालय, उसकी फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई होती है। तो साथियों ये सजेशन है, अपने बच्चे को प्रोत्साहित करें और हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से हल कराएं। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये शानदार प्रश्न श्रृंखला जिसमें टोटल 40 प्रश्न और 10 भाग होते हैं, हर भाग का एक अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग तरीका होता है। साथियों चलते हैं, मिलेंगे कल और इसी समय 5:30 से 6:30 के बीच में, और एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ जो मैथमेटिक्स की श्रृंखला हमारे द्वारा चलाई जाती है उसी के साथ हम मिलेंगे कल महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ। अब हम आपको इस चैनल पर सैनिक पब्लिक स्कूल, विद्यागान पब्लिक स्कूल और RMS पब्लिक स्कूल की शानदार तैयारी कराते हुए नजर आएंगे। कल से हमारा चलेगा सैनिक पब्लिक स्कूल के शानदार प्रश्न। हम आपको अभी एक क्लास 9 नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है उसके बारे में भी महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए प्रश्नों को समझाएंगे। मैथमेटिक्स उसमें भी बहुत ही अच्छा भाग है क्लास 9 के लिए, उसे भी चर्चा करेंगे। और अभी नवोदय विद्यालय की परीक्षा फरवरी में और होगी, 18 फरवरी को शायद दूसरा भाग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का होगा। जो अभी राज्य रह गए हैं उन राज्य अभी वो प्रवेश परीक्षा फरवरी में होगी। तो आशा करते हैं हम लोग 26 फरवरी वो 14 फरवरी ये शायद 14 फरवरी की तैयारी शानदार तरीके से करेंगे। साथियों ये शानदार वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। मिलेंगे कल इसी समय, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।